Good morning, all of you. Today we Good will morning. read chapter 13, Sound. Chapter 13, Sound. So, page number is 157. 157. ओके सो अगर हम साउंड के बारे में बात करें, जब भी आपके घर पे कोई आता है तो आपको डोर बेल सुनाई देती है और आपको पता चल जाता है कि बाहर कोई है जिसके लिए हमें गेट ओपन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको साउंड सुन के, मतलब बेल का साउंड सुन के आपको पता चल जाता है कि कोई है जो कि अंदर आने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है ना। या फिर हमें जैसे कि कोई भी अगर चल भी रहा होता है आपके घर में, अगर कोई वॉकिंग भी कर रहा होता है तो आप उनके फुट स्टेप सुन के और चौकन्ना हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई है, तो आप एकदम से उठ के देखते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, साउंड्स हैं जो कि आपको आपके आपके ईयर्स जो है वर्क करते हैं तभी सुनाई देता है। मतलब हमारे ईयर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो अगर जैसे कि साउंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स बिकॉज इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसकी इम्पोर्टेंस का, ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इट हेल्प्स us to communicate with one another। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए साउंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम हमारे आसपास में कोई भी साउंड सुनते हैं तो उनकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो कि अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है? एंजल, पुलकित। ड्रम, सितार, ड्रम, मैम गिटार, मटकी वाली जो इंस्ट्रूमेंट होती है वो भी पढ़ी थी मैम। तो इसके अंदर हमने साउंड्स जो है वो क्या पढ़ा था कि किस तरह से ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ड्रम है, उसके अंदर साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है मैम? पिच। कैसे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ड्रम के ऊपर? हमने जैसे हाथ से, हाँ मैम, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वेरी गुड। तो जो भी अगर हम कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन के थ्रू। या तो हम उसको हिट कर रहे हैं किसी भी चीज से, या फिर उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह लगी रहती है उसको हम पुल करते हैं, तो स्ट्रिंग में जब वाइब्रेशन होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ये पता है ना सबको? यस मैम। तो अब पेज नंबर 158 पे आ जाइए। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 13.1 है ना। तो इसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर एक यूटेंसिल है मेटल का बना हुआ, जिसके ऊपर जो एक बच्चा है वो एक रॉड से हिट कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जब हम एक पेन को स्ट्राइक कर रहे हैं किसी भी चीज से तो वहां पर कैसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वाइब्रेशन से क्या है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यूटेंसिल के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.2। इस एक्टिविटी में भी दो पेंसिल्स आपके पास में ऐसे रखी हुई हैं और उनके बीच में आपने एक रबर स्ट्रिंग बांधी हुई है, या रबर आप
जो रबर यूज होता है ना, रबर बैंड, वो आप उसके अंदर पुल करके और दोनों पेंसिल्स के बीच में आप इस तरह से लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो क्या होता है कि जब आप उस स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और उस वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक है बेटा? यस मैम। इस तरह से हमने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए, इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन of an साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। मतलब ये सारी एक्टिविटीज हमें यही बताती है कि साउंड का प्रोडक्शन वाइब्रेशन के थ्रू होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब पेज नंबर 159 पे आ जाइए। इसके अंदर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताए गए हैं, जिनके अंदर जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से की जाती है कि उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है? साउंड प्रोड्यूस हो, इसके लिए क्या है कि जैसे कि वीणा है, उसके अंदर स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके लगाया जाता है और उस स्ट्रिंग को हम पुल करते हैं। मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह से स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच करके लगाई जाती है। जब हम इस स्ट्रिंग को पुल करते हैं तो वाइब्रेशन होता है। वैसे ही मजीरा है, मजीरा को हम क्या बोलते हैं? किम्बल्स। और घट्टम है, मड पॉट्स, नूट बोलते हैं उनको, खरताल है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके थ्रू वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और फिर हम कोई भी साउंड सुन पाते हैं। जो भी हम अच्छे से, जैसे फ्लूट है, फ्लूट के अंदर भी हम फूंक मारते हैं, है ना? और होल्स के थ्रू जब वो वाइब्रेट करते हुए बाहर निकलती है तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब एक इंस्ट्रूमेंट और बनाया जा सकता है, ये आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग बोल्स लेकर उसके अंदर पानी फिल कर देंगे, वाटर फिल कर देंगे और एक स्टिक लेंगे, स्टिक लेके बैठ जाएंगे। जैसे कि आपने अलग अलग बोल्स ले लिए या आपने ग्लास ले लिए, ठीक है? इस तरह से ग्लास ले लिए और इसके अंदर अलग अलग लेवल पे पानी आपने फिल कर दिया, ठीक है? और फिर एक स्टिक के थ्रू जब आप इनको हिट करेंगे तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि इसके अंदर तो आपको सिर्फ ग्लास और वाटर और एक स्टिक की जरूरत है, जिसके थ्रू आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, है ना? ग्लास के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा विद वाटर के अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और ग्लास के अंदर भी, जिसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो एक म्यूजिकल साउंड होगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ह्यूमन बीइंग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है बताइए? ह्यूमन बीइंग्स में बताया हुआ है ना आपको? फ्रॉम द लिरिक्स, कहते हैं जैसे मैम वाइंड पाइप होती है, विंड पाइप होती है मैम। हाँ, विंड पाइप। so how is sound produced in human beings? So sound is in humans, sound is produced, note down this point also, by the वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स को और क्या कहा जाता है? लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स कहा जाता है। अब ये जो लैरिंग्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड? जब जो वॉइस बॉक्स है, हाँ, who will tell me? बोलो, कौन बताएगा? मैम जब हम बोलते हैं तो उसमें मैम वॉइस बॉक्स के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, इस वजह से मैम वो साउंड प्रोड्यूस होता है। मैम उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो वॉइस बॉक्स है वो जस्ट विंड पाइप के ऊपर होता है। तो जब जो विंड है वो, ये जो लैरिंग्स है, ये बॉक्स है, इसमें क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स फिटेड होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है। ये वोकल कॉर्ड्स क्या है?
ये स्ट्रेच्ड रहती है, जैसे कि स्ट्रिंग्स स्ट्रेच रहती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, वैसे ये स्ट्रेच्ड रहती है। तो जब एयर इसके थ्रू पास होती है, इनके थ्रू, तो ये वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका आपको डायग्राम भी लर्न कर लेना है। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बना हुआ है। एक रफली डायग्राम मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये वोकल कोड्स है, ठीक है। और इसको इस तरह से बनाया गया है। एक रफली सा डायग्राम बना रही हूँ जो तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ऐसे इस तरह से आप वॉइस बॉक्स बना सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। अब वोकल कोर्ड्स जो है वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। वोकल कोर्ड वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट करती है तो इससे क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, आप अब ये जो वोकल कोर्ड्स है, आप बोलेंगे किसी ह्यूमन बीइंग में अलग साउंड होता है, सभी साउंड्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग साउंड की क्वालिटी होती है। तो वो कैसे होती है मैम? when the vocal cords are tight and thin, the type and quality of voice is different. तो इस तरह से अब आप देखिए इसके अंदर जो वोकल कोर्ड्स होती हैं, वोकल कोर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे ह्यूमन बीइंग्स की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर वोकल कोर्ड्स जो है वो टाइट और थिन है, टाइट एंड थिन, तो साउंड कैसा होगा, अलग अलग होगा। when the vocal cords are tight and thin, when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate and producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose, ठीक है। तो जो मसल्स प्रेजेंट होती है वोकल कोर्ड्स के पास में, उन मसल्स अगर टाइट होंगी या लूज होंगी तो उसके बेसिस पे ही आपकी साउंड की क्वालिटी होगी। अब नेक्स्ट है आपका वोकल कोर्ड्स का साउंड का मीडियम। किस तरह से साउंड का मीडियम जो है ये साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। तो अलग अलग मीडियम्स में साउंड की जो इंटेंसिटी होती है या स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। अब आप अगर देखें कि कोई अगर आपका फ्रेंड बहुत दूर खड़ा है, एक डिस्टेंस पे खड़ा है, तो आपको उसकी वॉइस क्या है, धीरे सुनाई देगी। जबकि अगर कोई आपके बिल्कुल पास में है तो उसकी साउंड आपको फटाफट सुनाई देगी। तो ये क्या होता है कि एक मीडियम होता है, जैसे एयर इज द मीडियम जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो मेरी आवाज जो स्पीकर तक कैसे जा रही है, एयर के थ्रू जा रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? नो मैम। नो मैम करेगा, क्योंकि जो वैक्यूम है, क्योंकि हमने क्या बोला कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है ना। तो लेकिन अगर कोई भी मीडियम नहीं है, जब कोई भी मीडियम नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा, हम साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। कोई भी मीडियम नहीं है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, वैक्यूम है।
जो एरिया जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, जैसे एयर नहीं प्रेजेंट है, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे, और उस मीडियम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर एक स्केल के थ्रू, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, इस तरह से हम खिलौने भी बनाते हैं कि अगर जैसे कि दो हमारे पास में कंटेनर्स हैं और उनके थ्रू हमने एक स्ट्रिंग बांध देते हैं, है ना, और उसको स्ट्रेच करके रखना होता है, लेकिन इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखना होता है। एक तरफ तो आपका एक फ्रेंड इसमें से कुछ भी बोलेगा और एक तरफ आपने इसको कान पे लगा लिया है अपने। ठीक है। तो ये इसमें से आपको चाहे आप कितने भी दूर हो इजीली आवाज सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये एक मीडियम है जिसके थ्रू जो साउंड है वो वाइब्रेट होकर आपके कानों तक पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। और एक और एक्टिविटी है जिसके अंदर मैम, हाँ मैम इसकी तरह मैम एक वॉकी टॉकी भी आया था ना। वॉकी टॉकी तो दूसरी तरह से वर्क करता है ना। इसके अंदर तो हमने स्ट्रिंग बांधी है ना। यस मैम, वो बिना स्ट्रिंग का होता है। इसके अंदर तो हमने स्ट्रिंग बांधी है। अच्छा, अब हम सुनते कैसे हैं? तो हमारे कान में क्या प्रेजेंट होता है? ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम। ठीक है। तो हमारे द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। हमारे ईयर की शेप कैसे होती है? बाहर की साइड से एक फनल की शेप का होता है। तो जो भी जितनी भी साउंड है वो सारी कलेक्ट होकर और कान के अंदर वाले हिस्से में जाती है जहां पर कि ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ईयर ड्रम क्या है? एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। जैसे कि जो ढोलक होता है उसके ऊपर हम एक मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं और उस पे जब हम हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वैसे ही ईयर्स के अंदर भी ईयर ड्रम प्रेजेंट हो सकता है जो कि एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर जैसे ही साउंड जो है स्ट्राइक करता है ना, साउंड की जो वाइब्रेशंस आ रही है वो स्ट्राइक करती है तो ये भी वाइब्रेट करता है और इससे कनेक्टेड जो नर्व्स हैं वो हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या साउंड है। तो इस तरह से साउंड जो है ईयर के थ्रू, ईयर ड्रम के थ्रू हमें सुनाई देता है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है कि हम जो साउंड है उसको किस तरह से साउंड को हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? क्या यूनिट है साउंड की? मेजरिंग यूनिट क्या है बताइए, बोलिए। मैम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब इसको फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी का? मैम द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। हाँ, सो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। अब ऑसिलेशंस मतलब जितना वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे कि हमारी ये स्ट्रिंग है, इसको हमने एक बार स्ट्रेच करके ये वापस से अपनी जगह पे आ गई तो ये एक नंबर काउंट होगा ऑसिलेशन का। मतलब पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया इसने, तो इसको 1 ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है तो वो साउंड का फ्रीक्वेंसी होती है ना। ठीक है। तो इस तरह से हम साउंड को फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को की जो यूनिट होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? हर्ट्ज। ठीक है। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, है ना, उसकी यूनिट लिखते हैं ना, मीटर किलोमीटर। वैसे ही जैसे हर्ट्ज जो है उसकी यूनिट होगी साउंड की कि
कितने हर्ट्ज का साउंड है। तो इस और इसका सिंबल कैसे होता है, हर्ट्ज का सिंबल कैसे होता है, एच कैपिटल और जेड स्मॉल, ये इसका सिंबल होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लर्न करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। ओके, सो दो फैक्टर्स हैं जो साउंड के हमें पता होने चाहिए। अच्छा, अब नॉर्मल हम ब्रीदिंग की बात करें, अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग जब हम करते हैं तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम उसको अगर नापें, उस साउंड को हम मेजर करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी हमें बतानी होती है डेसिबल। तो loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4. The loudness is expressed in a unit called decibel. तो loudness की यूनिट क्या होती है, loudness को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैम इन डेसिबल्स। हाँ, और ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड को हम लाउडनेस कह सकते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, डेसिबल में, कि कितना लाउड साउंड है। और इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, डी स्मॉल और बी कैपिटल, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, नॉर्मल ब्रीथिंग की लाउडनेस क्या होगी मैम 10 dB, या हम इसे एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल सॉफ्टली विस्पर कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे से फुसफुसा के बात कर रहे हैं, तो उसकी 30 dB। नेक्स्ट है नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब चिल्ला के बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो इतनी सी जो साउंड का लाउडनेस है, तो उसको हम उसकी कितनी होगी मैम 60 dB। 70 है मैम 60 है। ओ मैम 70 तो बस ही ट्रैफिक है। 60 है, 60। ठीक है, तो ये आपको ये टेबल लर्न कर लेनी है। और अगर 80 dB से ज्यादा अगर एम्पलीट्यूड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे, मतलब जो कि हमें बुरा लगता है, कान को अच्छा नहीं लगता है, हार्मफुल साउंड, या हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा होता है, हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हम बताएंगे कि साउंड का पिच कैसा है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हम क्या बताते हैं कि साउंड का पिच कैसा है, पिच ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये वाला भी पिच ऑफ साउंड भी कौन आइडेंटिफाई करेगा, फ्रीक्वेंसी से हम पता कर सकते हैं। If the frequency of vibration is higher, we say the sound is shrill and has higher pitch. अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी लो होगा। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसका पिच कैसा होगा, तो ये आप बता सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड का पिच भी हाई होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड का पिच भी लो होगा। नेक्स्ट, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो ये दो कैटेगरी आपको बताई गई है कि इसको नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट पेज नंबर 166 पे आपको ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 1 सेकेंड में वाइब्रेशंस 20 से कम है, बिलो 20 वाइब्रेशंस हैं, तो वो साउंड जो होगा ह्यूमन ईयर तक ऑडिबल नहीं होता है। 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज होगा तो कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें नहीं सुनाई देगी, नॉट ऑडिबल, हमें नहीं सुनाई देगी। ठीक है। और अगर 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो भी नहीं सुनाई देगी। तो ये दोनों वाइब्रेशन, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है कि बिलो 20 भी आपको नहीं सुनाई देगा, बिलो 20 हर्ट्ज भी आपको नहीं सुनाई देगा, एंड मैम भाटिया मैम की क्लास आ गई है। ओके, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज तो भी नहीं सुनाई देगा, नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस। ये चैप्टर मैम कंप्लीट हो क्लास आ गई। हाँ ठीक है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल इसकी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग लर्न करके आएंगे। ओके मैम, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।